नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी आजकल देखते हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि कोरोना महामारी के इलाज की चूँकि कोई दवा नहीं है, कोई अभी तक टीका नहीं बन पाया है, तो बार बार हम सुनते हैं प्लाज्मा डोनेशन की बात की जाती है, प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाती है। तो आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी मुख्य रूप से क्या है, इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में प्लाज्माफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी का तात्पर्य क्या होता है कि ब्लड से कुछ सैंपल अलग करके उससे प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उन लोगों से अलग किया जाता है जो कि पहले से कोरोना बीमारी से जूझ रहे थे और वो स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे रोगी के शरीर से ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर इसको दूसरे अन्य रोगी व्यक्ति के शरीर में ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे उसका इलाज किया जा सके। अब समझते हैं आगे कि ये प्लाज्मा क्या है, कैसे ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। वास्तव में जो प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है, तो उसमें प्लाज्मा शब्द जो है वो क्या होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल हिस्सा होता है, ठीक है, और उसमें पानी और प्रोटीन का बना हुआ होता है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये सभी इसके अंदर मौजूद होती हैं। कैसे, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये कहलाता है हमारा प्लाज्मा और इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा है वो एक तरह से माध्यम का कार्य करता है। सपोज़ अगर हम मान लें कि एक गिलास पानी ले लें, उसमें हम कुछ बालू डाल दें, कुछ शक्कर डाल दें, कुछ और कण डाल दें, तो वो जो कंपोनेंट पूरा तैयार होगा वो कहलाएगा ब्लड। लेकिन जो वाटर है, जो अपने अंदर सारी चीज़ों को रख रहा है, घोल रहा है, जिसके कारण कि सारी चीज़ें बह सकती हैं, वो कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो येलो पोर्शन है, ये होता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड, जिसके कारण कि ब्लड में बहने का गुण होता है। कुछ इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि ये जो लाइट येलो कलर से हमें दिख रहा है, ये है प्लाज्मा है और इसमें बहुत सारी ग्रैन्यूल्स यानी कि कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, और ये सभी जिस जगह पे पाई जाती हैं वो कहलाता है माध्यम प्लाज्मा। अगर हम ब्लड के कुछ सैंपल को ले लें, कुछ इस तरह हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो शरीर होता है उसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है और बाकी 8% जो भाग होता है वो ब्लड होता है। ऊपर रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है, ये 8% भाग जो है वो ब्लड का होता है। अब इस ब्लड के अगर हम छोटे से सैंपल को ले करके उसको हम सेंट्रीफ्यूज़ करें। अब सेंट्रीफ्यूज़ करने का मतलब क्या है कि ब्लड का कुछ सैंपल ले करके और उसको गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है, बहुत बार इसको घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होगा कि ब्लड का कुछ भाग, ब्लड दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर का येलो वाला भाग जो कहलाता है प्लाज्मा और नीचे का भाग अलग हो जाता है रेड कलर का, जिसमें कि 3 तरह के ये पार्टिकल्स, 3 तरह की जो कणिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में आरबीसी होती हैं, फिर प्लेटलेट्स होती हैं और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं। और ऊपर का जो येलो वाला पोर्शन है वो कहलाता है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में भी 90% जो होता है वाटर होता है और इसमें 7% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, जिनमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, कुछ इस तरह के प्रोटीन जो होते हैं इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कुछ इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि येलो वाला पोर्शन जो है प्लाज्मा है, ये नीचे का कणिकाओं वाला भाग है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती, एक लेयर बन जाती है दोनों की। तो ऊपर का ये वाला भाग हो गया प्लाज्मा और ये नीचे तीनों कणिकाओं का समूह हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये आरबीसी यानी रेड ब्लड डार्क सेल्स हैं, फिर ये डब्ल्यूबीसी हैं। ये डब्ल्यूबीसी के भी कई टाइप हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स यहाँ पे आगे इम्यून सिस्टम जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और प्लेटलेट्स यहाँ पे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, ठीक है। अब हमने कई बार सुना है ब्लड सीरम और प्लाज्मा, 2 शब्द सुनते हैं, तो प्लाज्मा और सीरम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा
डिफरेंस होता है। क्या होता है, ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं, जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें साथ में होता है तो ये कहलाता है प्लाज्मा, और जब फाइब्रिनोजन इससे अलग हो जाता है और नीचे की कणिकाएं जो होती हैं वो क्लॉट के फॉर्म में जम जाती हैं, तब ये सैंपल जो है वो ऊपर का ये कहलाता है सीरम। तो सीरम और प्लाज्मा में थोड़ा सा बस फाइब्रिनोजन प्रोटीन का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जब माइनस फाइब्रिनोजन हो जाएगा तो यहाँ पे ये कहलाएगा सीरम, अदरवाइज ये प्लाज्मा है। यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन में इसी प्लाज्मा की बात की जाती है जो ऊपर येलो कलर का होता है। अब एंटीजन क्या होते हैं, क्योंकि एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये सारे का इस प्लाज्मा थेरेपी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन वे केमिकल या वायरस या एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हो सकती है रोगाणु के रूप में जो हमारे शरीर में एंटर करती है, और इसके एंटर करने के पश्चात हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो WBC सेल्स का भाग होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद ये क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो एंटीजन क्या है, वो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एंटीजन बाहर से आए हुए आतंकवादी हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और कई तरह की बीमारियां जो है वो निर्मित कर सकते हैं। अब इन एंटीजन का काम क्या होता है, अब एंटीजन का काम क्या है, ये तो बाहरी फैक्टर हैं, आतंकवादी है, हमारे शरीर में आ करके और आक्रमण करते हैं। जैसे ही ये आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर के जो सैनिक होते हैं वो जाग जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये अपने आसपास की पूरी सेना को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, इस एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन भी कहते हैं। ये एक तरह का शरीर में उत्पन्न होने वाला प्रोटीन होता है, और वो कब निर्मित होता है, जबकि कोई एंटीजन बाहर से हमारे शरीर में एंटर करेगा। एंटीबॉडी तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि एंटीजन बॉडी में एंटर ना करे। ठीक है, और जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा तो बॉडी में अपने आप जो होते हैं वो एंटीजन बनना शुरू हो जाते हैं, और हमारे शरीर में हज़ारों की संख्या में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। अब एंटीबॉडीज़ में क्या खास बात होती है, इनमें एक स्पेशल फीचर होता है। क्या होता है कि ये मतलब किसी स्पेशल नेचर के होते हैं। हर एक बीमारी के लिए, हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी ही काम करता है। कोई भी एंटीबॉडी हर किसी पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की बात करते हैं, तो स्पेशल टाइप का जो एंटीबॉडी होगा केवल वही जो होगा उस वायरस को नुकसान पहुँचा सकता है, बाकी उस पर काम नहीं कर सकते हैं। और एंटीबॉडी एक्चुअल में होते क्या है, ये वाई तरह के प्रोटीन होते हैं, वाई आकार के होते हैं, जो कि WBC सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाले प्रोटीन होते हैं। और ये क्या करते हैं, वायरस को या जो भी एंटीजन बाहर से आते हैं उनको अटैक करके उनसे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उनको नष्ट करने का काम करते हैं। अब एंटीबॉडी करते कैसे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरह से ये हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। अब क्या होता है, जैसे एंटीजन जो होता है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, किसी भी बीमारी का कोई भी कारक हो सकते हैं, वो कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे सैनिक सबसे पहले उसको पहचानते हैं। सबसे पहला काम होता है पहचानने का। जब वो पहचान जाएंगे फिर वो अपनी सेना को बताएंगे कि हाँ चलो मैंने इसको पहचान लिया, चलो अब इसको अटैक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो पहचानने की क्रिया होती है वही स्पेशल टाइप का नेचर होता है जो कि एंटीबॉडी के लिए काम में आता है। तो सबसे पहले जैसे एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और इस दौरान एक केमिकल का सिक्रीशन होने लगता है। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले बी सेल्स नाम की जो सेल्स होती हैं वो वायरस से मिल करके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। अब एंटीबॉडी बनने के बाद ये क्या करती हैं, वायरस से चिपक जाती हैं और एंटीजन को नष्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। इस दौरान एंटीबॉडीज़ जो होते हैं एंटीजन को नुकसान पहुंचाने के लिए टी सेल्स को आदेश मिलता है और वो जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों में एक रिलेशन होता है। कैसे होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या रिलेशन होगा, एंटीबॉडी तब तक नहीं बनेगा जब तक कि कोई बाहर से एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर ना करे। एंटीबॉडी तभी बनेगा जबकि एंटीजन एंटर करेगा।
और एंटीबॉडी बनने के बाद ये क्या करता है, पूरे ब्लड के प्लाज्मा में शरीर में पूरे चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और लिम्फोसाइट्स की सतह से जुड़ करके और जहाँ जहाँ पर वो एंटीजन पहुँचे होंगे वहाँ पे उनको जा करके ख़त्म कर देता है। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो वाई आकार की सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडी हैं, ये जो ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है ये एंटीजन है, और जिसकी सतह से चिपक रही हैं ये लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। ठीक है, WBC सेल्स की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं और ये सारे मिल करके एंटीजन को ख़त्म करने का काम करते हैं। अब ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कैसे काम करती है, तो जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो कोरोना वायरस की बीमारी में मेनली 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले स्टेज में तो क्या होता है, वायरस जो होता है शरीर में एंटर करता है। दूसरी स्टेज में ये फेफड़ों तक हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और तीसरी स्टेज में हमारा शरीर इससे लड़ने लगता है, फाइटिंग करता है, और ये स्टेज सबसे खतरनाक होती है। और इसी स्टेज तक आते आते हमारे शरीर के अंग जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके लिए जो सेकेंड वाली स्टेज होती है वो सबसे कारगर होती है, यानी जब वो इन्फेक्शन की स्टेज में होता है, क्योंकि पहले टाइम में पता नहीं चलेगा और सेकेंड स्टेज में ही ये काम करेगा। तीसरी स्टेज में मरीज़ इतना सीरियस हो जाता है कि उस टाइम पे वो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो काम नहीं करती है। तो सीधे तौर पर क्या होता है, इस प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज़ तभी बनते हैं जब वो इंसान उस रोग से पीड़ित होता है। जब कोई मरीज़ बीमार होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ तुरंत नहीं बनता है। कब बनता है कि जब वायरस जो एंटीजन को हमारी जो एंटीबॉडी है वो पहचान लेती है, और जब पहचानने में जैसे ही देरी होती है और देरी होने के साथ ही मरीज़ क्या हो जाता है, वो सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो मरीज़ उस वायरस से अभी अभी ठीक हुआ है तो क्या होगा, उसके शरीर में उस वायरस से लड़ने के बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पहले से तैनात हैं। तो क्या किया जाएगा, उन्हीं एंटीबॉडी को उनके शरीर से, उस मरीज के शरीर से निकाला जाएगा और ऐसे व्यक्ति के शरीर में डाला जाएगा जो ऑलरेडी कोरोना बीमारी से जूझ रहा है और उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस एंटीजन को पहचान नहीं पा रही हैं। तो जब उनके शरीर में एंटर कर दिया जाता है तो क्या होता है कि बाहर से आने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन विकसित करती हैं, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाते हैं। और जैसे ही विकसित हो जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो गए और वो अब मिल करके उसको उस कोरोना बीमारी से या किसी पर्टिकुलर दूसरी बीमारी से भी लड़ने में वो हेल्पफुल हो जाते हैं। तो कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थ्योरी जो है, थेरेपी है, इसके पीछे यही आइडिया है कि इस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लाज्मा थेरेपी के जरिए स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र की जा सकती है। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के रक्त से, जो कि जिसमें पर्याप्त मात्रा में अभी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, उन्हें गंभीर रोगों, बीमार व्यक्ति के रोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो अभी अभी उस बीमारी से ठीक हुए मरीज हैं उनके शरीर से ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड लिया जाता है, उसकी पूरी तरह से जांच होती है, उसमें और कोई बीमारी तो नहीं है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूज करके उनके केवल प्लाज्मा को लिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा को लिया जाएगा और बाकी चीज़ें RBC, WBC, प्लेटलेट्स जो कि उस व्यक्ति के लिए यूज़फुल हैं वापस से उनके शरीर में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, सैंपल केवल हम प्लाज्मा लेते हैं, इसलिए इसको ब्लड डोनेशन ना करके प्लाज्मा डोनेशन की बात कही जाती है, क्योंकि केवल प्लाज्मा लिया जाता है। और ये प्लाज्मा का पूरी तरह जांच करने के बाद कि ये पूरी तरह से जिस रोगी व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसके लिए, मतलब जहाँ से लिया उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, या सामने वाले जिस व्यक्ति पर हम इसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, पूरी तरह जांच करने के बाद ही उस रोगी के शरीर में एंटर किया जाता है। और जो प्लाज्मा डोनेट करने वाला व्यक्ति है उसको भी कोई खास कमज़ोरी या नुकसान नहीं होता है, वो वापस अपने घर चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि थोड़ी सी सोशल वर्क भी हो जाता है, दूसरे का भला हो जाता है और स्वयं को भी नुकसान नहीं होता है। अब जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो वैक्सीन तैयार करने में, यानी टीके तैयार करने में लगा हुआ है। अब वास्तव में ये टीकाकरण को, ना सिर्फ कोरोना महामारी, किसी भी बीमारी के लिए टीकाकरण या वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है, तो
किसी भी बीमारी के विरुद्ध जो हमारी इम्यूनिटी है उसको विकसित करने के लिए जो दवा पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है, खुराक के रूप में, इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, वह सभी क्रिया जो होती है वो कहलाती है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, और उस दवाई को हम कहते हैं टीका। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। टीके या एंटीजन मुख्य रूप से बाह्य पदार्थ होते हैं। टीके के रूप में दी जाने वाली दवा रोग कारक जीवाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा में इनको मारकर या अप्रभावी करके फिर शुद्ध करके ही शरीर में दी जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को, किसी छोटे बच्चे को टीका लगता है, ठीक है, 1 महीने से लेकर के 5 साल तक या आगे भी कई सालों तक टीका या वैक्सीन दिया जाता है। जब अगर हमने थोड़ा सा भी वॉच किया हो तो जब टीका लगता है तो क्या होता है, जिस जगह पे टीके लगाए जाते हैं वो एरिया में पहले सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, वो रेड एरिया हो जाता है, कभी कभी क्या होता है उसमें पस सेल्स भी बन जाती हैं, वहाँ पर टेम्परेचर गर्म हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को आने वाले 2-3 दिनों तक बुखार आएगा। बुखार मतलब क्या होता है, अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए। जो बाहर से टीके के साथ क्या दिया गया, जैसे सपोज किसी बीमारी को पोलियो की वैक्सीन दी गई तो पोलियो के जो रोग कारक जीवाणु हैं, पोलियो के जो रोग जनक हैं उनको बॉडी में इनएक्टिव करके इंटर किया जाता है। जैसे ही इंटर किया जाएगा तो हमारी शरीर की जो सारी एंटीबॉडीज़ हैं वो वहाँ पे लग जाती हैं, सब मिल करके उनको पहचानने का प्रयास करते हैं, और जब पहचान जाते हैं तो वो पूरी सेना इकट्ठा करते हैं और पूरे ब्लड में फैल करके जहाँ जहाँ वो इनएक्टिव फॉर्म में ही सही गए तो हैं तो उनको मार करके ख़त्म कर देते हैं। और हमारी प्रकृति ने हमको इतनी स्पेशल टाइप का जो सिस्टम दिया है कि एक बार जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गए वो जीवन पर्यंत तक बने रहते हैं। उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग रहती है कि सपोज 1 महीने में हम किससे मिलते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो उस टाइम पर भी जो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं वो लाइफ टाइम तक हमको उस बीमारी से बचाते हैं। तो कोरोना की अगर वैक्सीन की बात कर रही है तो जैसे ही इसका वैक्सीनेशन तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, पहले से ही शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ डेवलप कर दिए जाएंगे कि बाहर से आने वाले फैक्टर जो हैं वो पहले से ही हमारे शरीर में सेना जो है वो तैयार हो चुकी है। तो जैसे ही बाहर से कोई भी कोरोना के जो वायरस के हैं वो शरीर में एंटर करेंगे तो हमारे शरीर के जो पहले से मौजूद सैनिक है सबको इकट्ठा करेंगे, आओ आओ जल्दी आओ, सबको मैं बताता हूँ इसका इलाज कैसे करना है, इसके एंटीबॉडीज़ तो हमने पहले ही बना लिए हैं। तो इस तरह से इनका इलाज टीकाकरण के माध्यम से किया जा सकता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी क्या है, बार बार बात कही जाती है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। तो क्या होता है, बॉडी में, हमारे शरीर में बाह्य संक्रमण, वायरस, टॉक्सिन, फंगस या पैरासाइट इत्यादि से बचाने के लिए हमारे शरीर में जो रक्षा प्रणाली होती है उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बदलते मौसम के साथ जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, यानी उनकी इम्यूनिटी कैसी है, वीक है, और ऐसे लोगों को अपनी इम्यूनिटी सुधारने की ज़रूरत है। तो क्या अपनी इम्यूनिटी सुधारी जा सकती है? बिल्कुल सुधारी जा सकती है। कुछ आसान से स्टेप होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, हमें तो गहरी नींद चाहिए। प्रतिदिन हमको 7 से 8 घंटे की रेगुलर नींद, आराम की नींद चाहिए होती है। हमें एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, यानी कि प्राणायाम, योगा, ध्यान, साइकिलिंग, मॉर्निंग वॉक या स्विमिंग, जो भी स्टाइल है इनमें से कोई एक जो है उसको डेली रूटीन में, मतलब प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें उसे शामिल करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लें। मादक पदार्थों से बिल्कुल भी सेवन अगर कर रहे हैं तो बंद कर दें। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमारी जो डाइट है वो सही है और क्लीन हो। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बार बार हैंड वॉश करने की बात कही जाती है। हमारे कपड़े, हमारे शरीर, हमारे घर, आसपास के माहौल को बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रखना है। और डाइट में हरी सब्जियां, फल, ग्रेन, प्रोटीन डाइट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको सभी को शामिल करना है। तो ये सभी कुछ इतने सारे तरीके हैं जिनको अपना करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और ना केवल कोरोना बीमारी, ऐसी जाने कितनी अनजान बीमारियों से जो कि हम अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो कुछ ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले कुछ फूड भी दिए हैं। बीन्स हैं, विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, पपाया है, टोमेटो है, कर्ड है, मशरूम है, स्वीट पोटैटो है, विभिन्न प्रकार के
ड्राई फ्रूट्स हैं, विटामिन सीज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फिश हैं, ये सभी अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी रखें तो अपने आप हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट और एक हेल्दी दिनचर्या, डेली रूटीन, वो जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आशा करती हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट जो कोरोना थेरेपी का या कोरोना बीमारी का, प्लाज्मा थेरेपी का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने शरीर को, अपने आसपास के परिवेश को इतना स्ट्रांग रखिए, हेल्दी रखिए कि हर प्रकार की बीमारियों से आप लड़ने के लिए सक्षम हो जाएं। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और जो लोग भी इस बीमारी से, कोरोना बीमारी से अभी अभी बाहर निकले हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताइए, प्लाज्मा डोनेशन के बारे में बताइए कि इससे उनके एक छोटे से प्रयास से कई गंभीर बीमारी में पहुंचने वाले लोगों का इलाज हो सकता है, उनका भला हो सकता है। तो अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में बताइए। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।